एक्सरसाइज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वन क्वेश्चन बेटा हम कर रहे थे। आज हमने इसको वाइंड अप करना है, फिर अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। बुक से क्वेश्चन रीड करिए। आ स्क्वायर लॉन इज़ 62,500 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया दिया हुआ है। उसने कहा एक स्क्वायर लॉन है आपके पास, लॉन बना हुआ है, स्क्वायर की शेप का है वो, ठीक है। और उसने कहा है उसका एरिया आपके पास कितना है, एरिया लिख दें या एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, पूरी वो लाइन लिख दें। तो वो है आपके पास 62500 मीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इतना है। अब हमसे पूछ क्या रहा है और कहना क्या चाह रहा है, द वुडन फेंस इज़ टू बी अराउंड टू द लॉन। उसने कहा है कि इस जो आपके पास स्क्वायर लॉन है ना, इसके अराउंड में आपने एक जैसे वुडन फेंस से डेकोरेशन, जैसे हम कहते हैं ना बाड़ लगी होती है, तो उसने कहा इसके अराउंड पे एक लकड़ी की वो फेंस लगानी है हमने सारी तरफ, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुडन फेंस, उसने कहा कितनी लंबी चाहिए होगी। अगर हमें पता हो कि ये साइड कितनी है, सपोज मैं कहूँ ये वाली जो साइड है, ये स्क्वायर अगर ये 4 है, 4 मीटर लंबी है, तो आपको पता होगा कि जो अगर स्क्वायर की एक साइड आ जाए तो हमें पता है दूसरी साइड भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, तो हम 4 4 4 4 ऐड करके बता देंगे कि हमें इतनी लंबी फेंस चाहिए। अब बेटा हमारे पास वो लेंथ नहीं है एक साइड की, यानी हमारे पास एरिया तो है लेकिन एक साइड की लेंथ नहीं है। एक साइड की लेंथ आएगी तो हम बता सकेंगे ना कि उसको 4 दफ़ा ऐड करके कि हाँ ये लेंथ है, तो टोटल जो लगनी है वो चारों तरफ पे इतनी फेंस लगनी है। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास एरिया हो, एरिया का मतलब होता है ये टोटल चीज़ होना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होना आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक साइड की पहले लेंथ आनी चाहिए। आपको पता है कि लेंथ फाइंड करने का मेथड क्या है, या लेंथ ऑफ वन साइड, ये ईच साइड लिख दें, वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। हमने स्टेटमेंट वैसे बना ली। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब इसकी लेंथ अगर हमने लिख ली है तो इसको फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है लेंथ निकालने के लिए, और अगर एरिया गिवन हो, आप एरिया का स्क्वायर रूट ले लेते हो, ठीक है ना। ये देखिए इसके यूनिट का भी ले लें, हमने इसका क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर रूट फाइंड भी करते हैं। अगर स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो वो लेंथ आ जाएगी, क्योंकि एरिया से हम एक साइड निकाल सकते हैं। एरिया का मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, दो साइडें होती हैं, अगर उसका स्क्वायर रूट ले लें तो एक इक्वल साइड आ जाती है इन केस ऑफ स्क्वायर। तो अब बेटा हम इसका मतलब इसका हम जो है वो लेंथ फाइंड करना शुरू करें। सबसे पहले बनाते हैं पेयर। पहला पेयर बना आपके पास 6, 2 2 ज़ा 4 होगा, इससे बड़ा पेयर 3 चूज़ करेंगे, वो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, वो 6 से बड़ा होगा। 2 रिमेनिंग बचा, अगला पेयर उतार दिया, ऐड किया 2, 4 आ गया, आई थिंक सो 5 लगेगा, और ये आ जाएगा 225, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट में 5 आता हो तो 5 ही लगता होता है। हम करके भी देख रहे थे कि कोई के साथ 5 5 ही लगाना था, बिल्कुल। अब नीचे बचा 0, अब फिर इसमें लास्ट वाली वैल्यू 5 ऐड की, नीचे बचा बन गया 50, ठीक है। अब आगे वाला पेयर क्या है जी, 0 0। मैंने आपको बताया था जब लास्ट बच जाए और वो पेयर बचे 0, तो आप उस पेयर के लिए एक 0 ऊपर लगा देते हो, और यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन हम यहाँ तक नहीं करना, मैं डायरेक्ट इस स्टेप के बाद ये 0 ऊपर लगा देना। कोई स्टूडेंट्स को लिखना चाहते हैं तो लिख लें। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेंथ आ गई 250, और इसका भी स्क्वायर था तो वो ये भी स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, तो एक एम रह जाएगा। एक साइड की लेंथ इतनी थी, इसका मतलब इस साइड की लेंथ थी 250। अगर इसकी 250 है तो इसकी भी 250, इसकी भी 250, इसकी भी 250, इन सबको ऐड करेंगे टोटल लेंथ आ जाएगी। हमारे पास उसने कहा था कितनी लंबी लेंथ चाहिए। अब देखिए जब आप कभी बाउंड्री की बात कर रहे होते हैं ना, ये बाउंड्री का जिक्र ही करते हैं ना कि बाउंड्री पे कितनी फेंस चाहिए, तो जब भी हम स्क्वायर की बाउंड्री की बात करते हैं तो इसका मतलब हम उसके पेरीमीटर की बात कर रहे होते हैं। हमने प्रॉपर एक मेथड चूज़ करना होता है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि 250 + 250 + 250 + 250 करेंगे, बात तो वही है, लेकिन इसका मतलब होता है कि ये 4 वैल्यूज़ एक जैसी हैं।
पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। आप उसको चारों को ऐड कर लो या ये कर लो, बात एक ही है, लेकिन हम प्रॉपर चूँकि मेथड को अप्लाई करते हैं इसलिए हमने ऐसे लिखा। 4 साइड थी और हर साइड कितनी थी 250। यहाँ उसको 4 बार जमा कर लें, ये 4 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर वही आएगा। तो अब अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000, और इसके बाद मीटर था तो यहाँ पर भी मीटर आ गया, यानी हमारे पास पेरीमीटर आ गया 1000। ठीक है, इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड फेंस कितनी है, मतलब इसकी ये बाउंड्री कितनी आ गई, 1000 मीटर है। तो इसका मतलब फेंस कितनी चाहिए, 1000 मीटर लंबी, तभी तो उस बाउंड्री पे लग सकेगी। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड फेंस इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। हमारे पहले जो क्वेश्चन मार्क वाले आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर निकल आया। उसने कहा था, आप क्वेश्चन बुक से पढ़ें दोबारा, कि हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड। हमने निकाल लिया कि 1000 मीटर लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड। सेकंड और उसने दूसरा क्वेश्चन भी इसमें पूछा है, बुक पे देखें, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। उसने कहा बताएं कि ये जो 1000 मीटर लंबी फेंस चाहिए, जो हमने पहला इसके क्वेश्चन का आंसर निकाला, तो उसने कहा बताएं ये 1000 मीटर लंबी फेंस कितने पैसों की पड़ेगी, हाउ विल इट कॉस्ट, कितने पैसों की पड़ेगी अगर ये 1000 मीटर है ना। तो उसने कहा अगर 1 मीटर दूर ना, मतलब 1000 मीटर निकालना है, तो उसने कहा 1 मीटर से कंपेरिजन करते हैं, एक चीज़ का पहले वैल्यू निकालते हैं। जैसे एक कैंडी की मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, एक कैंडी की वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको एक कैंडी की प्राइस पता है तो आप 10 कैंडीज़ की प्राइस भी निकाल सकते हो। इस तरह 1 मीटर की उसने प्राइस दे दी है। तो अब उसने कहा है कॉस्ट पर मीटर, यानी एक की कीमत उसने दे दी है, वो है जी 50 रुपये लग रहे हैं 1 मीटर पर। इसके 1 मीटर पर 50 रुपये लग रहे हैं और 1000 मीटर पर कितने लगेंगे, कॉस्ट एट 1000 मीटर। देखिए मैं आपको कहूँ कि एक कैंडी की पैसे हैं 2 रुपीज़, एक कैंडी 2 रुपीज़ की आ रही है, 10 कैंडीज़ कितने की आएंगी, आप कहेंगे 10 एक कैंडी 2 रुपये की है तो 10 कैंडीज़ 20 रुपीज़ की आएंगी। ठीक है, आप कहोगे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो 20 रुपये, 20 रुपये की आएंगी 10 कैंडीज़। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक की कीमत पता होना चाहिए थी, यहाँ हमें एक की कीमत पता है, हमें 1000 मीटर की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक मीटर की वैल्यू को 1000 से जितने के लिए टोटल चाहिए करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास उसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो वो आ गया आपके पास 50,000। ठीक है, यानी ये आपके पास कॉस्ट आ गई है, तो रुपीज़ लगता होता है पहले। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। यानी इस क्वेश्चन में उसने 2 बातें पूछी थी, एक उसने पूछी थी कि कितना लंबाई कितनी, मतलब कितनी फेंस चाहिए, फिर फेंस जब निकल गई वो हमने कैसे निकाली, हमारे पास सिर्फ एरिया दिया हुआ था, हमने एरिया की मदद से एक लेंथ निकाली, उस लेंथ से हमने पेरीमीटर निकाल ली, यानी टोटल उसकी फेंस की लेंथ निकाल ली, फिर उस फेंस के अकॉर्डिंग उसकी हमने अमाउंट भी निकाल दी। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज मुकम्मल होगी। अब नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.9 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी इसका, जी फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2.9 का क्वेश्चन बुक से रीड करें। विच आर दी परफेक्ट क्यूब, पहले हमने स्क्वायर पढ़ा, अब हम क्यूब पे आ रहे हैं। क्यूब का मतलब होता है 3, यानी हम इसमें बात करेंगे। उसने कहा कि जैसे मैं आपको कहती थी कि 4 एक कौन सी 4 किसका स्क्वायर, 4 कौन सी वैल्यू है, हमने कहा 2 और 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 मीन्स 2 की पार्ट 2, तो क्या आता था 4, यानी 4 किस वैल्यू का स्क्वायर बन सकता था, 2 का स्क्वायर बनता था, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते थे तो 4 आता था। ये तो थी बात स्क्वायर की। अब उसने इसी तरह से कहा है कि क्यूब क्या इन क्वेश्चंस में, इन पार्ट्स में, ये पार्ट्स किसी वैल्यू का क्यूब बना रहे हैं कि कोई ऐसी वैल्यू है जिसको मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो ये आंसर आए। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जैसे 4 के फैक्टर पता होने चाहिए थे। 4 के फैक्टर थे जी 2 और 2, हमें फैक्टर पता थे तो हम उसके अकॉर्डिंग कोई बात कह सकते थे। इसका मतलब ये है कि हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और फैक्टर निकालने का मेथड होता है एलसीएम लेना। तो हम पहले एलसीएम लेंगे, जैसे हम स्क्वायर वाले क्वेश्चन में करते थे, सबसे छोटे प्राइम फैक्ट नंबर पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 2 4, 1 बचे, ये बन गया 11, करीब जाए 2 5 10 था, 11 था, 1 बच गया, वो साथ लगा, ये बन गया 12, 2 6 12। आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अब ये 2 1 2, 2 2 4, देखिए 2 1 2 हो गया, पूरा ख़त्म। 2 2 4, करीब जा रहे हैं, 4 आ गए, 1 बचा, यहाँ पर आ गया 2 8 16,
फिर वही काम करते, फिर 2 पे हो रहा है। जब तक लास्ट पे वो वैल्यू आए जो 2 के टेबल में आती हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी वैल्यू भी 2 के टेबल में आ सकती है, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो। तो हम आराम से गेस कर सकते होते हैं कि ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। जिसके लास्ट में वो नंबर आता है और जो 2 पे होता है, उसका मतलब वो सारा ही 2 पे हो जाता है। फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अब ये एक वैल्यू तो छोटी है, 2 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं है, तो मतलब 2 चूज़ करेंगे। जब ऐसा होना शुरू हो जाए कि एक वैल्यू छोटी है और फिर 2 पेयर रहते हैं, तो 2 6 ज़ार 12 पूरा पूरा, और 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे हो रहा है 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे हो रहा है 2 1 ज़ार 2, एक बचा 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। यानी इसके मैंने कई फैक्टर्स बना लिए। अब इस 2 को देखते हैं, ये 1 3 बार, 2 3 बार, अब देखते हैं कितनी बार आया। 5 12 था, जब उसको हमने ब्रेक किया तो उसकी हमारे पास 2 2, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं दोबारा सारे को, तो इसका मतलब हमारे पास दोबारा से वही आ जाएगा। तो हम देखते हैं कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 9 टाइम्स लिख लिए। हमें क्यूब चाहिए, जैसे स्क्वायर में हम 2 2 के पेयर बनाते थे, अब क्यूब में 3 3 के पेयर बनाएंगे। देखिए एक पेयर 3 3 को रख के इकट्ठा, यानी कि 3 का पेयर बनाएंगे, मतलब 3 का पेयर नहीं, 3 3 का पेयर बनाएंगे। एक ये 3 का पेयर बन गया, एक ये 3 वैल्यूज़ का, एक ये 3 वैल्यूज़ का। इसका मतलब हम इस पेयर को मर्ज भी कर सकते हैं। मर्ज कैसे कर सकते हैं? 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। अब हमें एक वैल्यू चाहिए थी, जो हमने कहा था कि किस वैल्यू का क्यूब लेंगे वो ये आ जाए। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, ये 3 रूल होता है एक आपके पास, कि अगर आपके पास कोई वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने आपको कहा कोई ए और बी कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 2 2 है, ठीक है, और उसके ऊपर पावर सेम आ रही हो, यहाँ तो वो नंबर भी सेम है ना, लेकिन मेन काम पावर सेम आ रही हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनको अंदर लिख के उसकी पावर को बाहर एक दफ़ा लिख सकते हैं। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल लॉ होता है, यानी पावर वाला लॉ। तो इसका मतलब, क्योंकि जब मैं इसको दोबारा ओपन करूँगी ना, तो इसका मतलब है ये पावर इस पर भी है, ये पावर इस पर भी है, तो हम अगर इसको ओपन कर सकते हैं तो हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा, जैसे ये ए और बी लिखा था, ब्रैकेट डाली और सब पे क्या है 3, वो 3 बाहर आ गए, यानी मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये 2 3 सब पे आएगा, दोबारा वो बन सकता है। अच्छा जी, इसका मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 की पावर 3, यानी एक लफ्ज़ चाहिए था ना, हमें एक डिजिट चाहिए था, एक नंबर चाहिए था, हमें वो मिल गया। इसका मतलब 8 को मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूं तो 512 आएगा। हमें वो नंबर चाहिए था कि जिसका क्यूब ये है, तो हमें मिल गया। अगर तो लास्ट पे ऐसा कोई नंबर बन जाए कि 3 3 पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ देखिए 3 3 पेयर्स बन रहे हैं, हमें नज़र आ रहा था कि वाकई सबके 3 3 पेयर बन रहे, तो ऐसा हो सकता है। अगर किसी के 3 पेयर ना बने, सपोज ये 2 ना होता, देखिए ये 3 पेयर बन गए, ये 3 पेयर बन गए, इसके 2 पेयर रह गए, तो यहाँ पावर क्या आ जाती 2, तो ये बाहर तो 3 आ नहीं सकता था, क्योंकि सबकी पावर एक जैसी होनी चाहिए। तो फिर हम यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म करते हैं और हम कहते हैं कि ये चूँकि किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये यहाँ पर ही एंड अप हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मिल गया है तो हम आगे करेंगे। तो इसका मतलब हम कहेंगे इज आ परफेक्ट, यानी ये क्वेश्चन जो था वो परफेक्ट क्यूब है, इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 8 का क्यूब लिया तो ये है ना, मतलब अब 8 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 8 यानी ऐसे करके देखें, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 तो आपके पास यही आएगा 512। तो ये तो मैं रफ में बता रही हूँ ना, तो ये आपका पूरा जो है क्वेश्चन हो गया। इसी तरह ही बाकी सारे पार्ट्स हैं, कुछ क्वेश्चन येस में होंगे, कुछ क्वेश्चन नो में होंगे। मैंने ये एक फर्स्ट वाला येस वाला करवाया, एक मैं और पार्ट करवाती हूँ जिसमें प्रूफ ये होगा कि वो नहीं बनता। जैसे सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमें यही काम करना है। पहले हमने देखना है इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। 2 पे 2 5 ज़ा 10, देखिए ना 1 है तो 2 लेना पड़ेगा, 10 एक बचा 2 5 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, एक बचा 2 7 ज़ा 14, फिर एक बचा 2 5 ज़ा 10। अभी इसके लास्ट में 5 आ गया, यानी कि 2 टेबल में नहीं आ रहा। तो देख लेते हैं, ये 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 5 के टेबल में आ रहा है। 5 5 ज़ा 25, क्योंकि एक छोटा था 2 को लिया तो 25 के करीब करीब आया, तो इसमें से 2 बच गए, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। अभी ये 11 सिर्फ 11 वाले अपने टेबल में आता है, तो 11 1 ज़ा 11। हमने कहा कि ये नंबर था, इसके फैक्टर बने जी ये
5 और 11। अब ये तो किसका पेयर बन रहे हैं, तो दो दो के पेयर बन रहे हैं और ये अकेले का पेयर बन रहा है। तो क्या मैं इसकी पावर बाहर लेके जा सकती हूँ? क्या मैं इसका कोई क्यूब बना सकती हूँ जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मिल रहा है? नहीं मिला। सो हम कहेंगे इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नंबर। ठीक है, इन दो तरह के क्वेश्चन आपको डील करने पड़ेंगे। एक जिसके 3-3 पेयर बन जाए, सबके बनने चाहिए, कोई एक भी ऐसा ना छूटे। सपोज 2 के बन रहे और आखिरी वाले के ना बन रहे हो तब भी नहीं होगा, क्योंकि सबका 3 बाहर कॉमन लेकर जाना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है बेटा कि आपने इसके ये पार्ट्स जो है होमवर्क करने हैं, बाकी सारे भी। जैसे एक 4th वाला पार्ट है 27/512। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, यानी इसमें देखिए ऊपर भी क्वेश्चन नीचे भी क्वेश्चन। 27 के अलग पेयर बनाए, जैसे मैं बना देती हूँ आपको। 3 पे आता है और 512 के अलग पेयर्स बनाए। ठीक है, 512 के हम पहले बना चुके हैं ना, पहले वाले क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में, तो ये वहीं से यूज़ कर लूँगी, मैं दोबारा नहीं इसको निकाल रही। आपने जब अलग से पार्ट का होमवर्क करना है, आपने तो करना है। मुझे पता था इसका पेयर्स क्या थे, तो मैं वहाँ से देख के पीछे वाले क्वेश्चन से लिख लेती हूँ, जो कि हमने यहाँ पर अभी किया है, ये वाला। तो मैं यहीं से देख के इसके ये वाले पेयर लिख लेती हूँ, ये वाले डायरेक्ट। ठीक है, ये मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ। तो इसका मतलब हमारे पास 27 ओवर था 512, तो 27 की जगह उसके पेयर लिखते हैं, वो क्या आए हैं 3 × 3 × 3 डिवाइड डाला, इसके पेयर क्या आए थे 2 कितनी टाइम्स आया था 2 9 टाइम्स आया था। ठीक है, मतलब इसमें यही फ़र्क था इस क्वेश्चन में। वो डिवाइड वाले नहीं थे, ये डिवाइड वाले हैं, तो कोई मसला नहीं। ऊपर वाले के अलग पेयर निकाले, नीचे वाले के अलग पेयर बनाए। अब क्या करें जी, ये कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा है, ये 1 3 दफ़ा, ये 2 3 दफ़ा, ये 3 3 दफ़ा, यानी इस पर भी 3, इस पर भी 3, इस पर भी 3। अब हमने पढ़ा था कि अगर किसी पे 3 पावर में सेम आ रहा है, वो मल्टीप्लाई हो, तो सारे 3 बाहर चले जाते हैं एक बार में। तो डिवाइड में भी यही रूल होता है कि ये यानी जो इन बाकी सारी वैल्यूज़ तो मल्टीप्लाई हो रही, इस पर ब्रैकेट डालें और बाहर के आ जाएगा 3, यानी जो पावर वाला 3 है वो बाहर चला गया। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ तो इसका मतलब ये इस पर भी है, ये इस पर भी है, ये इस पर भी है और ये इस पर भी है, तो वो सब पे अगेन मिल जाएगा। ठीक है, हमने इसको क्लोज कर दिया। तो ऐसे करते हैं, 3 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और ऊपर पावर क्या है 3। इसका मतलब कि जो 27 था ये 3 का परफेक्ट क्यूब था और ये जो 512 था ये 8 का था, यानी हमने इसको एक साथ रख के सॉल्व किया। तो ये 3 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए, ये एज इट इज़ करना था बस। इसमें जो एलसीएम वाला स्टेप है वो मैंने नहीं करवाया, आपने पहले ये नीट वर्क में ही करना है, दरमियान में पेन के साथ इसको करके पूरे को, तो फिर आपने ये स्टेप करने हैं। आज के लिए भी इतना ही काफ़ी। कल इसको एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे और साथ में करेंगे आप इसकी आज होमवर्क में, बल्कि इसका होमवर्क कुछ नहीं, क्योंकि परफेक्ट क्यूब रूट जो है वो कल वाले क्वेश्चन में होगा। कल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया रिव्यू का, ये भी हो जाएगा और लास्ट वाले 3 क्वेश्चन भी हो गए, तो कल ये चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाएगा। एमसीक्यू जो आपके रह गए थे वो कर लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, जिसको ना आए तो बेटा अल्लाह हाफिज़।